यह है 27 नवंबर 1968 शाम 9:45 बजे बेनिसिया, कैलिफोर्निया, वलेजो के बाहर एक डरावना दृश्य बन गया। डार्लीन फेरिन और उनके दोस्त माइकल मेजिया एक कार में बैठे थे, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के पार्किंग लॉट में। अचानक एक मास्क किए हुए गोलीबारी करने वाले ने अंधेरे से निकलकर कार में गोलियां चलानी शुरू कर दी। डार्लीन और माइकल को घोर हमला किया गया, जिसमें डार्लीन को कई बार गोली मारी गई। यह ज़ोडियाक किलर का तीसरा ज्ञात हत्या होगी। शाम के हवा में गोलीबारी और चिल्लाहट की आवाजें भर गईं, जैसे कि हत्यारा अपनी क्रोध को और भी बढ़ा रहा था। पार्क की अंधेरी रात में डरावनी घटना को छुपाने के लिए रात की गहराई ने अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन फीकी रोशनी में हम हत्यारों के चेहरे पर होने वाले डर की कल्पना कर सकते हैं। कुछ फीट दूर हत्यारा खड़ा था, एक काला आकार जिसका चेहरा एक हुड या मास्क के पीछे छुपा हुआ था, जिसकी आंखें एक दुष्ट तीव्रता से चमक रही थीं। दूर सायरन की आवाजें रात के हवा में गूंथ रही थीं, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस पल में फंसे हुए थे, समय रुक गया था। एकमात्र आवाज थी पीड़ितों की नरम चीखें और हत्यारे की भारी सांसें। काले आकार का यह व्यक्ति ऊंचा और आकारमानी था, जिसकी गति तेज और गणनात्मक थी, जैसे कि वह कार में कई गोलियां चला रहा था। हमें केवल यह कल्पना करनी होगी कि हत्यारे के चेहरे पर होने वाला डर क्या था, जब वह अनजान जोड़े पर अपना क्रोध छोड़ रहा था। उनके हाथ स्थिर थे, जैसे कि वह एक एक करके गोलियां चला रहे थे। हर एक गोली एक सोची समझी और गणनात्मक चोट थी। उनकी गोली की आवाज रात के हवा में गूंथ रही थी, जो उनके द्वारा छोड़े जा रहे डर की एक स्पष्ट यादगार थी। इस पल में हत्यारा पूरी तरह से नियंत्रण में था। पार्क में मौजूद गवाहों ने गोलीबारी और चिल्लाहट की आवाजें सुनी, लेकिन उन्होंने हत्यारे को नहीं देखा। उन्होंने काले आकार को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने गोली की आवाज और उसके बाद होने वाले डर को सुना। एक गवाह ने कार को देखा जो दृश्य से भाग रही थी, तेजी से भाग रही थी, लेकिन दूसरे गवाह ने एक आकार को देखा जो अंधेरे में भाग रहा था, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से नहीं देखा जा सका। उन्हें केवल यह तय था कि उन्होंने डर को देखा था। अब आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। हमें एक दिलचस्प कहानी है, एक कहानी जो कभी पकड़ा नहीं गया, और वह डर जो वह उत्तरी कैलिफोर्निया के लोगों पर छोड़ गया। मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाना है, एक कहानी जो अमेरिकी सच्ची अपराध इतिहास में सबसे प्रसिद्ध होगी। यह एक हत्यारे की कहानी है, जिसे उसके प्रतीकात्मक नाम ज़ोडियाक किलर से जाना जाता है। वह एक मास्टर ड्राइवर थे, जो हमेशा कानून से एक कदम आगे रहते थे, और उनके अपराधों को दशकों तक हल नहीं किया गया। मैं आपका होस्ट हूं, और आपका स्वागत है हमारे क्राइम चैनल में। आज हम अमेरिकी इतिहास में सबसे बदनाम अपराधी श्रृंखला के एक मामले में डाइविंग कर रहे हैं, जिसका नाम है ज़ोडियाक किलर। इस मामले का केंद्रीय व्यक्ति आर्थर ली एलन है, एक 45 वर्षीय व्यक्ति जो वैलेजो कैलिफोर्निया में रहता है, जिसके पास शिकायतकर्ताओं के साथ कोई ज्ञात संबंध नहीं है। एलन एक स्थानीय कार डीलरशिप में मैकेनिक के रूप में काम करता था और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो दोस्तों और पड़ोसियों के साथ दोस्ताना और स्वीकार्य था। उसके दोस्तों और पड़ोसियों के लिए एलन समुदाय का एक स्तंभ था, जिसे बच्चों और जानवरों के प्रति प्यार के लिए जाना जाता था। एक विवाहित व्यक्ति के रूप में जो 2 बच्चों के पिता थे, एलन का जीवन दिखने में सामान्य था। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने में आनंद लेता था और एक अच्छे और दयालु आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था।
उसके दोस्तों और जानते हुए व्यक्तियों ने उसके दोस्ताना मुखौटे के पीछे एक अंधेरे रहस्य का कोई कारण नहीं समझा। वास्तव में समुदाय के कई लोग बाद में आगे आए और एलन को एक पसंदीदा व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो हमेशा मदद के लिए तैयार था। एलन के दोस्ताना स्वभाव के बावजूद, हालांकि उसके पास एक परेशानी भरा अतीत था, जिसे कई बार छोटे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। एलन की विशेषता यह थी कि वह सभी प्रकार के लोगों से जुड़ने में सक्षम था। वह एक प्राकृतिक लोक व्यक्ति था जो आसानी से दोस्तों और दोस्तों के साथ संबंध बनाने में सक्षम था। एलन की चार्म इतनी मजबूत थी कि समुदाय के कई लोगों ने उसे आकर्षित किया, जो उसकी जरूरत में मदद करने के लिए जाने जाते थे। एलन के दोस्ताना स्वभाव के कारण, हालांकि अधिकारियों को उसके ज़ोडियाक किलिंग्स में शामिल होने का संदेह करना मुश्किल था। एलन के प्रश्नास्पद अतीत के बावजूद उसकी प्रियजनता के कारण उसे राडार के नीचे उड़ना आसान था। ज़ोडियाक किलर के हमले उत्तरी कैलिफोर्निया में जारी रहने के साथ एलन के संबंध उन लोगों के साथ बदलने लगे जो उसके आसपास थे। वह बढ़ती हुई पागलपन और अलगाव की ओर बढ़ गया, अंततः अपने दोस्तों और परिवार के विश्वास को खो दिया। जो लोग एलन को अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने उसके व्यवहार में बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया, लेकिन यह पहले कुछ समय के लिए कुछ असामान्य नहीं था। वास्तव में एलन के कई जानते हुए व्यक्तियों ने याद किया कि वह हमेशा एक एकल व्यक्ति था जो अपने मुफ्त समय में पढ़ने और टीवी देखने में संतुष्ट था। लेकिन दिनों के रूप में सप्ताहों में बदल गया, और ज़ोडियाक किलर का हत्या की दौरान जारी रहने के साथ प्रत्येक के मन में एक ही सवाल था, क्या आर्थर ली एलन ज्यादा जानता था? 20 दिसंबर 1968 को लगभग 9:45 बजे कैलिफोर्निया के वैलेजो में एक घनी और अवरुद्ध धुंधली में सैन फ्रांसिस्को बे से धीरे धीरे आ गई। शहर की सड़कें एक पतली और ठंडी रात में एक घनी धुंधली में ढक गईं, जहां तापमान लगभग ट्रिपल अंकों के करीब ही पहुंच गया था। शांत और उपनगरीय पड़ोस में डेविड फ्राडे और बेटी लू जेनसन, दो हाई स्कूल सीनियर्स, एक रोमांटिक ड्राइव का आनंद ले रहे थे। उन्होंने एक दूरस्थ क्षेत्र में ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के पास अपने 1966 चेवी में पार्क किया था, एक सुलझे हुए स्थान जो युवा प्रेमियों के बीच लोकप्रिय था। जब वे अपने कार में बैठे हुए थे, तो उन्हें पता नहीं था कि वे जिस जोकर किलर के पहले पीड़ित बन गए हैं। पिछले महीनों में उत्तरी कैलिफोर्निया में एक अजीब सी हड़कंप मच गई थी। स्थानीय समाचार पत्रों में एक श्रृंखला के रूप में आने वाले अजीब पत्रों ने एक व्यक्ति के दावे के साथ शुरू किए थे जो जोकर किलर होने का दावा करता था। ये गुप्त संदेशों में तंज, घातक अपराधों के बारे में घमंड और मीडिया से ध्यान आकर्षित करने की मांगें शामिल थीं। पुलिस को पीछा करने में असमर्थ था, जो चोरी के मामले को ट्रैक करने में असमर्थ थे। वहीं डेविड और बेटी ने एक रात का आनंद लेने की योजना बनाई थी, अगले दिन अपने स्कूल में एक नृत्य में भाग लेने की योजना बनाई थी। फिर अचानक ही असंभव हुआ। एक आकार ने अंधकार से निकलकर एक .22 कैलिबर पिस्तौल के साथ निकला। डेविड फ्राडे को ड्राइवर की सीट पर गोली मार दी गई, उनकी जान एक पल में चली गई। बेटी लू जेनसन को पैसेंजर सीट पर गोली मार दी गई, उनका शरीर दरवाजे के खिलाफ जानबूझकर गिर गया। हमलावर ने फिर से दृश्य छोड़ दिया, एक भयानक अपराध के बाद एक भयानक अपराध के बाद छोड़ दिया। धुंधली खत्म होने लगी, अपराध के भयानक विवरण को उजागर करती हुई। लेकिन जो हुआ वह जांचकर्ताओं और सार्वजनिक को हिलाने वाला था। डेविड फ्राडे के शरीर को बाद में कई घाव पाए गए, जिनमें सिर को गोली मारने और छाती में एक छुरा घोंपने के अलावा कई घाव थे। और एक भयानक मोड़ में
हमलावर ने अपराध स्थल से एक पुरस्कार लिया, बेटी लू जेनसन के ड्रेस का एक टुकड़ा जो जोकर किलर के विकृत शौक का एक भयानक और भयानक प्रतीक बन गया। यह भयानक विवरण ने जांच के लिए कई वर्षों तक भयानक विवरण को उजागर किया। जोकर किलर की पूरी विकृति का पता लगाने के लिए केवल शुरुआत ही हुई थी। एक बात तय थी, शांत और उपनगरीय पड़ोस कभी भी वही नहीं होगा। जब अपराध की खबर फैली, पैनिक शुरू हो गया। पुलिस विभाग को फोन के साथ डूब गया और एक बड़े शिकार को ट्रैक करने के लिए एक बड़ा शिकार शुरू किया गया। पहला व्यक्ति जिसने शव का पता लगाया वह एक गुजरते हुए ड्राइवर थे जिन्होंने पार्क की कार को देखा और जांच करने के लिए गए थे। लेकिन हमलावर अभी भी लंबे समय तक था और समुदाय अलर्ट था। जोकर किलर ने हमला किया था और दुनिया कभी भी वही नहीं होगी। जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि जोकर किलर की लहर बहुत दूर नहीं थी। वास्तव में वैलेजो हत्याएं जोकर किलर के लंबे और रक्तपात वाले दौर की शुरुआत थीं। हमलावर ने और पीड़ितों को मारा, मीडिया के साथ गुप्त संदेशों के साथ तंज किया और अपने पीछे एक आतंक का पथ छोड़ दिया। जोकर किलर के अपराधों की पूरी सीमा को कई वर्षों में पता लगाना पड़ा, लेकिन एक बात तय थी, भयानक केवल शुरुआत ही हुई थी। पुलिस ने ज़ोडियाक किलर के अपराधों को देखने के लिए पहले प्रतिक्रिया दी, जिसमें 4 जुलाई 1969 के लेक बरिएसा हमले के दृश्यों से सबूत इकट्ठा किए गए, जहां एक महिला के कंधे पर एक चंद्रमा का चिन्ह काट दिया गया था। पुलिस ने अंगूठियां, बाल और अन्य शारीरिक सबूत इकट्ठा किए, लेकिन ये नेतृत्व अंततः असफल रहे। हमले के बाद के दिनों में किलर ने स्थानीय समाचार पत्र को एक रहस्यमय पत्र भेजा, जिसमें जिम्मेदारी का दावा किया गया और भविष्य के अपराधों का संकेत दिया गया। यह पत्र सार्वजनिक का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन पहले तो यह एक मजाक लगा। जब शव संख्या बढ़ी तो यह स्पष्ट हो गया कि ज़ोडियाक किलर कोई मजाक नहीं था। जो सबूत सब कुछ बदल गया वह था 1969 में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया 408 साइफर पत्र। यह रहस्यमय संदेश एक श्रृंखला के संख्या और चिन्हों से बना था जो एक कोड का प्रतीत होता था, और कई लोगों ने माना कि यह ज़ोडियाक किलर की पहचान का मुख्य कुंजी था। 408 साइफर को डिकोड करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हुआ, जिसने पुलिस और सार्वजनिक को समान रूप से शामिल किया। यह एक प्रकार का खजाना शोध हो गया, जिसमें लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन सबसे पहले कोड को तोड़ सके। महीनों के बाद साइफर का हल नहीं निकला, जिससे जांचकर्ताओं को हताश और पराजित महसूस हुआ। ज़ोडियाक किलर के मामले में मुख्य प्रत्याशी आर्थर ली एलन थे, जो एक दोषी से बच्चा दुष्कर्मी थे जिनकी लेखन शैली किलर के समान थी। उन्हें पुलिस द्वारा जांच की गई और उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें अंततः सबूतों की कमी के कारण छोड़ दिया गया। दूसरा प्रत्याशी रिचर्ड गायकोस्की थे, एक पत्रकार जिनकी लेखन शैली किलर के समान थी। गायकोस्की को भी जांच की गई, लेकिन अंततः उनके द्वारा प्रस्तुत अलीबी और कम प्रेरणा के कारण उन्हें मुक्त कर दिया गया। इन नेताओं के बावजूद पुलिस ने ज़ोडियाक किलर के अपराधों को किसी पर भी नहीं ठहराया। जो लाल बत्ती जो महीनों के जांच को बर्बाद किया वह था रॉस सुलिवन का नेतृत्व, एक व्यक्ति जिसने दावा किया कि वह ज़ोडियाक किलर है। सुलिवन की कहानी पहले तो प्रभावशाली लगी, लेकिन यह एक मजाक साबित हुआ। सुलिवन की जांच पुलिस के लिए कई सप्ताहों तक चली, लेकिन अंततः यह एक खाली स्थान पर पहुंच गया। पुलिस ने सुलिवन की गिरफ्तारी के कारण अन्य